हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी बात के साथ हम करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.7 पे आगे हैं, जो कि आपका ऐच्छिक वाला है। तो इसको हम आज करेंगे कंप्लीट। तो भाई यहाँ पर हमने इसके सभी मेथड को, सभी रूल को हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, इसके पहले के जितने हमने वीडियोस बनाए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप वो देख लीजिए, तभी आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर, तभी आप इस ऐच्छिक को समझने के योग्य हो जाओगे। और अगर आपने कंप्लीट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और आप साथ में बने रहिए और देखिए भाई ऐच्छिक कोई प्रश्न हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। कहा जाता है बड़े हार्ड रहते हैं, बड़े हॉट क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा रहता है वैसा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए बस, बिल्कुल मजा आने वाला है, कुछ नया रहेगा, कुछ अलग से ट्रिक से रहेंगे इसके अंदर। लेकिन ये चीज अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मुश्किल है, एक बार बस पढ़ लीजिए भाई, मजा आ जाएगा, आखिर तक बने रहो, मजा आने वाला है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। इसमें आते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1 जो है वो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। भाई जो जो कह रहा है उस अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाते जाते हैं। चलो भाई देखते हैं। इसमें हमने ले लिया हल में, ठीक है। इसमें हमने ले लिया भाई क्या चीज, दो मित्र हैं, माना अनी की आयु हमने x मान लिया, ठीक है। और वही वह बीजू, इसकी आयु हमने मान ली है y मान ली है, ठीक है। अनी की आयु x मान ली है, बीजू की आयु y मान ली है। इसने क्या कहा है कि भाई दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष का अंतर मतलब क्या होगा कि भाई x माइनस वाई बराबर में 3 है। ये चीज हमने पहले वाले लाइन से समझ लिया है। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो भाई आगे चलते हैं। उसके बाद कहा है अनी के पिता धर्म की आयु, वाह पिता भी आ गए, तीसरी चीज आ गई। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु के 2 गुनी है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो धर्म है उनके पिता, मतलब डी से हमने धर्म मान लिया है, जो उसके पिता हैं उनकी आयु जो है अनी की आयु की 2 गुनी है। अनी की आयु क्या थी, x थी, तो धर्म जी जो है उनकी जो आयु है 2x हो गई है। ये हो गया, ठीक है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। अब इसने कहा कैथी की आयु की 2 गुनी है किसकी, बीजू की आयु। यानी मैं कह सकता हूँ कैथी को x मान लिया, सॉरी k मान लिया, कैथी को k मान लिया। अब इसने कहा है बीजू की आयु जो है वो अपनी बहन कैथी की आयु के 2 गुनी है। यानी बीजू की आयु क्या थी, y थी, ठीक है। वो कैथी की आयु के 2 गुनी है, मतलब इसको 2 लिखा जा सकता है, ऐसे 2 लिखा जाता है। यानी इस 2 को उठा के हम नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। के का मान ये आ गया, डी का मान ये आ गया। भाई कैथिन ये है और ये धर्म जी है, ठीक है। 2 चीज़ हमारे पास आ गई है। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद इसने क्या कहा है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर, यानी क्वेश्चन में अब क्या रखा है, क्या कैथी और धर्म की आयु का अंतर, मतलब धर्म माइनस कैथिन करोगे तो ये अंतर कितना है, तो 30 वर्ष का है, ये 30 वर्ष का है, ठीक है। ये चीज आ गई है। अब इसके बाद कहा है अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसमें कुछ नया सा आया, नया ये आया कि कुछ अलग अलग वेरिएबल्स भी आ गए, अलग अलग चर आ गए कि भाई धर्म जी भी आ गए और कैथिन भी आ गए, जबकि x और y पहले से ही था। लेकिन यहाँ पर देखो क्या चीज़ है भाई, इसमें थोड़ा सा लिंक दिया है, आपस में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, देखो धर्म को अगर मैं यहाँ रख दूँ, कैथिन को यहाँ रख दूँ, फिर से x y की इक्वेशन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको माना समीकरण 1, इसको माना 2। अब यहां पर हम लिख सकते हैं क्या चीज, डी तथा के का मान समीकरण किसमें रखा गया है, 2 में रखा गया, 2 में रखा गया। अब भाई ऐसा रखने से क्या होगा, तो ऐसे रखने से होगा भाई d की जगह हमने रखा 2x और k की जगह रखा y/2। यानी हम कर सकते हैं 2x माइनस में y/2 बराबर में 30 आ गया है, और ये समीकरण 3 आ गई है, ठीक है। ये समीकरण 3 आ चुकी है। इसको थोड़ा सा बटे वाले को अगर मैं हटाना चाहूँ तो कैसे होगा भाई, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये 2 इधर गुना हुआ तो 4x और माइनस में y बराबर में 30 आ गया है। और इस 2 को उठा के इधर गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस वाई बराबर में 60। हम क्या करते हैं, इसको 3 ना लेकर इसको 3 ले लेते हैं, क्योंकि इसी का यूज़ करेंगे हम,
ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास समीकरण 3 आ चुकी है और समीकरण 1 आ चुका है और इन दोनों को करेंगे हल हम। ठीक है, अब कैसे हल करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या चीज़ है, इसमें y दोनों में सेम आ रहा है, y दोनों में सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 3 को घटा देंगे, 1 में से 3 को घटा देंगे। घटाते भाई कैसे आएगा, तो हम लिख सकते हैं भाई x माइनस वाई बराबर में कितना है 3 और 4x माइनस वाई बराबर में 60 है। इसको हमने जब घटाया तो क्या आ रहा है, x में से 4x गया तो माइनस 3x बचा, ठीक है, ये कट गया और 3 में से 60 गया तो ये आया माइनस 57। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इस माइनस 3 को उठा के नीचे ले आएंगे तो x का मान कितना आ गया, माइनस 57 बटे में माइनस 3 आ गया है, और माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 19 बच गया और x का मान 19 आ चुका है। ठीक है, x का मान 19 आ चुका है। डन। तो हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया है। इस x के मान को उठा के हम किसी भी समीकरण मतलब तीसरे में या पहले में रखते हैं और हमारा आंसर y का भी आ जाएगा। तो हम इस x को उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है भाई, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान 19 है, उसको समीकरण 1 में रखा गया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई क्या हो जाएगा, 19 माइनस वाई बराबर में 3 आ रहा है। इस y को उधर ले आते हैं तो ये y हो जाएगा, इस 3 को इधर ले आते हैं तो 19 माइनस में 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है, तो ये 16 हो गया, y का मान 16 हो गया। यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं भाई बीजू की आयु 16 वर्ष है और जो अनी थी उसकी आयु कितनी है, 19 वर्ष है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बीजू की आयु, तब बीजू की आयु, बीजू की आयु, बीजू कौन है यहाँ पे, बीजू है y, तो y की आयु कितनी है, 16 हो जाएगी, 16 वर्ष। ठीक है, और अन्नी जो थी, अन्नी ही नाम है ना इसका, हाँ अन्नी नाम है, ठीक है, अन्नी की आयु कितनी है, तो ये आ जाएगी 19 वर्ष। डन। तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पर बस एक्स्ट्रा चीज़ें क्या दी हुई, धर्म और कैथीन को दिया गया था जिसको हमें रख के फिर से एक्स वाई के मान में आ गया था। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें क्या है, 2 चरों वाले रखे समीकरण। भाई चैप्टर का नाम ही था 2 चर, तो 2 ही चर रहेंगे ना, तो ये जो डी और के आया वो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और कैसे हुआ, ये इस तरह की समीकरण बनी और खत्म हुआ है, और ख़त्म होना ही था तभी ऐसा क्वेश्चन बना के दिया गया। ओके, चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है भाई, एक मित्र दूसरे से कहता है, भाई देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या मजेदार सा है। एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। अब भाई दोनों मित्रों को हम मान लेते हैं, पहले क्या माना हमने, हल में आते हैं। यहाँ पे माना पहला मित्र पहले मित्र को हमने x मान लिया और दूसरा जो मित्र है अभी धनी की बात हो रही है, मतलब पहले मित्र के पास समझ लो कि x रुपए हैं और दूसरे मित्र के पास समझ लो कि y रुपए हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो ये क्या क्या कह रहे हैं भाई, कौन किसको देने की बात कर रहा है वो देख लेते हैं। तो इसने कहा है यदि, देखो पहला मित्र जो एक मित्र है वो कहता है, यानी x जो है y से कहता है, x जो है वो y से कहता है। क्या कहता है भाई, x y से कह रहा है यदि मुझे 100 दे दो, यानी y अगर 100 दे दे, मतलब अगर ये इसको 100 रुपये देगा तो मतलब इसके 100 रुपये कम हो जाएंगे और इसके 100 रुपये बढ़ जाएंगे, यही चीज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ होगा। तो ये कह रहा है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा, मतलब ये इससे 2 गुना धनी हो जाएगा, यानी 2 से गुना कर दिया, या गया। अब यहाँ से हम समीकरण बना सकते हैं कि x प्लस में 100 बराबर 2y माइनस में 200, ये आ रहा है। ठीक है, इस 2y को इधर भेजे तो हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस में 2y और बराबर में 100 को उधर भेजेंगे तो माइनस 300। ये हमारी पहली समीकरण बन गई, पहली कंडीशन से बन गई है। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सेकंड वाली बात। अब क्या कर रहा है, दूसरा उत्तर देता है। भाई पहला वाला पागल, दूसरा वाला पागल तो है नहीं जो दे देगा, वो भी कुछ ना कुछ चालाकी करेगा। तो वो उत्तर क्या दे रहा है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें,
अगर मैं आप मुझे 10 रुपये दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। मतलब क्या हो रहा है, देखो x और y फिर से मैंने लिखा, ठीक है। अगर ये इसको 10 दे देगा, x वाला उसको 10 दे देगा, तो इसका 10 घट जाएगा और इसका 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज होगा, ये चीज होगा, ठीक है। भाई इसने क्या किया, अपना 10 रुपये इसे दे दिया, तो ये हो गया। अब इसने कहा यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, यानी कि 6 इधर गुना हो जाएगा, ठीक है। 6 इधर गुना हो जाएगा तो यहां से भी एक समीकरण बनेगी। तो क्या बन रही है, तो 6x माइनस में 60 बराबर में y प्लस में 10, ये आ गया। इस y को इधर भेजेंगे तो 6x माइनस y बराबर में 70 आ गया। ये दूसरी समीकरण बन गई है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने समीकरण बना के भी दे रखा संकेत में, ठीक है, लेकिन ये चीज़ पेपर में नहीं आएगी, तो इसको नहीं देखना। आप जो मैं करवा रहा हूँ वो चीज़ समझो कि भाई किस तरीके से समीकरण बनी है, फिर कोई दिक्कत की बात, क्या संकेत की जरूरत, क्या नकल की जरूरत, भाई पढ़ो और सीधे सीधे बन जाएगा, क्या दिक्कत है, डिफिकल्ट तो कुछ है ही नहीं। ओके चलो भाई, उसके बाद इसने कहा बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है, ठीक है ना। भाई उनकी आपस में क्या क्रमशः, मतलब पहले की कितनी संपत्ति है, दूसरे की कितनी संपत्ति, ये बताना है हमें। चलो भाई ठीक है, हम बता देते हैं। तो कोई इसने कहा है बीजगणितीय विधि लगाना है, कोई सा बीजगणितीय विधि लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो भाई पहले दोनों समीकरण में देखते हैं कुछ बराबर दिख रहा है क्या हमें, तो भाई कुछ भी बराबर नहीं दिख रहा है। तो हम पहले लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, ये कर लेते हैं। अब इसमें हमने क्या लिखा, तो पहला वाला लिख दिया हमने x माइनस में 2y बराबर में माइनस 300। दूसरा लिखा 6x माइनस में y बराबर में 70। ये चीज़ हमारे पास आ रखा है, ठीक है। चलो भाई अब क्या करते हैं, भाई इसको करते हैं किसी को बराबर, किसको बराबर करूं, तो y वाला बराबर हो सकता है अगर 2 से गुना कर दे तो यानी अगर मैं इसको 1 से गुना करूं, इसको 2 से गुना करूं, तो मामला बन सकता है, ठीक है। यानी अब हमारे पास क्या हो गया, ये समीकरण गुना करने के बाद हमारे पास आ गई है x माइनस 2y बराबर में माइनस 300, और ये आ गई है 12x माइनस में 2y बराबर में 140। ये आ चुका है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो हम यहाँ करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाया गया है, पहले में से 2 को घटाएंगे तभी तो कटेगा वो, भाई सेम साइन है तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कट गया, x में से 12x गया तो माइनस 11x बचा, ठीक है। इधर की बात करें माइनस 3x, और ये भी माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस 440 आ गया। ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है, ओके। अब यहाँ से निकलेगा x का मान, तो भाई x का मान कैसे निकलेगा, तो हम कह सकते हैं ये कहाँ से आ गया, x का मान कैसे निकलेगा, तो माइनस 11 उठ के नीचे चला जाएगा, तो हम इसको ले जाते हैं। तो x का मान हमने निकाला माइनस 440 बटे में माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 चौक 44, 40 आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं x का मान आ गया 40, ठीक है भाई डन, x का मान 40 आ चुका है, ओके। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे भाई x का मान 40 आ गया, उसको कहीं रखते हैं, कहाँ रखें, तो हम इसको रख देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में या 2 में, किसी में रख सकते हैं, किस में रख दें भाई, किस में रख दें, चलो भाई 2 में रख देते हैं, आप कह रहे हो 2 में रख देते हैं। तो x का मान 6x माइनस में 2y है, यानी 6x लिख देते हैं पहले, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो x का मान कितना है, तो 6x है, भाई 6x था ना, दूसरे में 6x माइनस वाई बराबर 70 है, तो हमने लिखा 6x, x कितना है 40 माइनस वाई बराबर में 70 है। इस y को उठा के इधर भेजे तो y बचा, और 6 चौक 24 240 आ गया, ठीक है, माइनस में 70 कर दिया। अब 40 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये बच गया 170 बच गया, ये y का मान आ गया। यानी अब इसमें हम कह सकते हैं y जो था, मतलब दूसरा मित्र था, उसके पास 170 रुपये थे और पहला मित्र था उस पर 40 रुपये थे, ये हिसाब किताब था उनका, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ हो गया, डन हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। चलो भाई ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भाई एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, कोई रेलगाड़ी है वो कुछ दूरी समान चाल से तय कर रही है। चलो भाई कर देते हैं इसकी समान चाल से तय दूरी, हल की बात करते हैं, ठीक है भाई।
माना हमने क्या, दूरी, समय और चाल, दूरी को d मान लेते हैं, ठीक है, समय को t मान लेंगे और चाल को s मान लेते हैं, ऐसे करके कर लेते हैं। तो माना भाई, माना दूरी को हमने d मान लिया, समय है को हमने t मान लिया, ठीक है, और जो चाल है उसको हमने s मान लिया, ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली है। ओके, अब इसने कहा, देखो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास कि भाई हम कह सकते हैं जो चाल है s है वो कितना होगा, दूरी बटे में समय आएगा, ये आएगा भाई, चाल कितनी आएगी, दूरी बटे में समय आएगी, यही चीज़ें। चलो भाई ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, यदि रेलगाड़ी की स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, रेलगाड़ी की स्पीड को अगर स्पीड में 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो दूरी तो सेम तय की जाएगी लेकिन समय में अंतर आ जाएगा। भाई तेज चलाओगे थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। तो इसने क्या कहा, 10 किलोमीटर अधिक तेज चलाई तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगेगा, ठीक है, नियत समय t लग रहा था, अब 2 घंटे कम लगेगा, मतलब ये आ गया t-2 आ गया। डन, ये चीज़ आ गया। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, और यदि रेलगाड़ी 100 किलोमीटर धीमा चलता, अब स्पीड उसकी कम करोगे तो भाई ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर इसमें कहा गया है स्पीड में 10 किलोमीटर को कम कर दिया जाए तो फिर दूरी, उतनी ही दूरी जाने में समय ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा भाई, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगता है, मतलब 3 घंटे मैंने अधिक कर दिया इसको, ठीक है, ये चीज़ कर दिया। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद कह रहा है, तो उसे कहाँ गया, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब डी का मान हमें ज्ञात करना है। चलो भाई डी का मान ज्ञात कर लेंगे। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 से बात करें, समीकरण 1 में यहाँ से अगर मैं d का मान निकालूं तो d का मान कितना आएगा, तो भाई t इधर से जाके इधर गुना हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं d का मान आ गया s गुने में t आ गया, ये चीज़ कह सकते हैं। डन, चलो भाई ठीक है। समीकरण दूसरे की बात करते हैं, समीकरण 2 में अब इसमें बात करें तो यहाँ से मैं अगर d का मान निकालूं तो ये उठ के इधर गुना होगा, तो भाई मैंने लिखा d इस साइड और इसके बराबर में इसको इधर गुना करेंगे, यानी s माइनस में 10 और s माइनस 10 प्लस 10 है, s प्लस 10 और t-2, यही चीज़ है, ठीक है। इसको जब गुना करते हैं तो t s से गुना होगा तो ये आएगा s और t को 10 से करेंगे तो 10 और ये आ जाएगा हमारा 10 और t आएगा, और उसके बाद -2 को इससे करेंगे तो -2s आएगा, और -2 को इससे करेंगे तो -20 आएगा, और बराबर में d आ रहा है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, d का मान इसमें रख देंगे, ठीक है। d का मान क्या है, इसको हमने क्या किया, इसको समीकरण क्या मान लिया, 3 तो हो गया था ना हमारा, चौथा मान लिया, ठीक है ना। d का मान समीकरण 4 से, ठीक है। तो d का मान क्या था, st था, st हमने यहाँ रख दिया तो st रखा, बराबर में यहाँ पे st है, प्लस में 10t है, -2s है और माइनस में 20 है, ठीक है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं st से st कट गया, इस 20 को उठा के इधर ले आएंगे तो यहाँ हमारे पास समीकरण क्या आ गया है, या फिर इधर 0 बची गया, 20 को इधर ले आते हैं, ये इधर 20 हो जाएगा और यहाँ बच गया 10t और माइनस में 2s, और ये समीकरण आपकी आ गई है। क्या मान लें इसको, 4 तो मान चुके हैं, अब इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है भाई, 5 हमने मान लिया। डन, चलो भाई ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारी क्या आ गई, इस दूसरे वाले से एक समीकरण बन गई है, अब तीसरे वाले से भी समीकरण बनानी है, तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, समीकरण 3 से। भाई 3 से करेंगे तो अब d का मान कितना आएगा, तो d का मान ये होगा कि ये इससे इधर गुना होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई क्या, s माइनस 10 गुने में t प्लस 3, ये चीज़ होगा। अब यहाँ से हम गुना करते हैं तो ये आएगा st, ठीक है, और ये आएगा 3s, फिर -10t और उसके बाद -30, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है d। अब d का मान क्या था हमारे पास, तो d का मान हमारे पास आ रखा है st, ठीक है। तो वही समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक है ना, d का मान
ठीक है, रखने पर। तो यहाँ पर हम रखेंगे एस टी बराबर में एस टी प्लस में 3s माइनस 10t माइनस में 30 आएगा। यहाँ से हम देखते हैं इससे ये कट गया, इस माइनस 30 को इधर ले आएंगे तो ये 30 हो जाएगा बराबर में 3s माइनस 10t और ये आ गया। अब देखो हम समीकरण 5 बना चुके थे, अब समीकरण क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समीकरण ये 6 हो गया, समीकरण 6 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, एस और टी का मान निकालते हैं जिससे कि डी का मान निकलेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं भाई, अब लेंगे क्या समीकरण 5 तथा 6 से, ठीक है, दोनों समीकरण को साथ में लिख देते हैं जो कि क्या है 10t माइनस 10t माइनस में 2s बराबर में कितना था, बराबर में हमारे पास है 20 लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर क्या है माइनस 10t प्लस में 3s बराबर में 30 है। देखो हमने क्या किया है, t वाले को t के नीचे लिखा है, s वाले को s के नीचे लिखा है। ओके, अब इसमें क्या किया है हमने, इन दोनों समीकरण को, भाई ये जो दो समीकरण थे इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या है 10t में माइनस 10t जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ने से, ठीक है, जोड़ा गया है तो जोड़ते ये कट जाएगा और ये जुड़ेगा तो सिर्फ s बचेगा और ये जुड़ेगा तो ये 50 आ जाएगा। s का मान 50 आ गया, ठीक है, s का मान 50 आ गया। अब इस s के मान को उठाकर हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, जो कि हम जैसे कि हमने रखा छठे में रख दिया, ठीक है। तो s का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है भाई, s के मान को समीकरण 6 में रखा गया है तो s का मान 50 है, उसको हमने यहाँ पर रख दिया है, तो ये आ रहा है 30 बराबर में 3 गुने में 50 माइनस में 10t आ गया है। इस 10t को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस 10t ही रहेगा, इसको उधर भेजेंगे तो 5 या 15 150 आ गया, माइनस में 30 आ गया। अब यहाँ से कह सकते हैं 120 और यहाँ पर t है, ये 10 को उठा के नीचे ले आएंगे और 0 से 0 कट गया और ये 12 आ गया, यानी हम कह सकते हैं t का मान आ गया 12, ठीक है, t का मान 12 आ गया। भाई s का मान 50 है, t का मान 12 है और हमें निकालना है d, और d क्या था हमारा, d हमारा था st, d हमारा st था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब इसमें लिखेंगे d का s तथा t का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, s और t का मान समीकरण 4 में रखा गया। तो भाई क्या होगा, तो भाई क्या था समीकरण 4, d इक्वल टू में एस टी, यही था, ठीक है। तो हम एस टी का मान रख रहे हैं यहाँ पे, तो एस टी का मान क्या है, तो एस टी का मान हमारा आया था इसी में, हाँ, तो हमारे एस और टी का मान है s 50 और t कितना है 12 है, तो इसको रख देते हैं भाई, s 50 है और t कितना है 12 है, ठीक है, 12 पंचे 60 600 आ गया d, ठीक है ना। इसमें कुछ मीटर कुछ दे रखा है, किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किलोमीटर की बात हो जाएगी, तो d जो आ गया ये किलोमीटर में आ गया, ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। डन, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ से हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया गया है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, डी टी एस, तीनों में से कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन 3 वेरिएबल हैं, 3 चर हैं, तो 3 समीकरण भी बने हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहले की मदद से दोनों में उसमें रख रहे हैं और डी के मान को हमने कर दिया गायब और दोनों समीकरण बन गई थी एस और टी में, जैसे कि दिख पा रहा है टी और एस में बन गया है। और उसके बाद हमारे पास आ गया है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण और उसको हमने हल किया और टी एस का मान निकाला और वापस हमने इसके अंदर रख दिया और डी का मान निकल गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है और बाकी हम इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक कक्षा में विद्यार्थियों की पंक्ति में खड़ा होना है, एक कक्षा है उसमें पंक्तियों में खड़ा होना है, ठीक है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हों तो एक पंक्ति कम हो जाती है। अब देखो पंक्ति में कैसे खड़े होते हैं, तो आपको पता है भाई ऐसे खड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से खड़े होते हैं ना, ऐसे कि भाई लाइन से ऐसे हमने खड़े हो गए,
ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताओ, मैं कहूँ भाई कितने विद्यार्थी हैं इसमें, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो भाई इसमें क्या होगा, इसकी ये जो लंबाई है x और ये जो चौड़ाई है y, इसको गुना कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, यानी 2 2 4 5 5 या 15, 5 या 15 करोगे तो आंसर आ जाएगा, काउंट कर लो 15 ही होगा। यानी इसमें टोटल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी जो उसको गिनना कैसे होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई करोगे तो टोटल आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या कहा गया है, इसने कहा कक्षा में विद्यार्थियों में पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाए, मतलब इसकी पंक्ति 3 विद्यार्थियों और बढ़ा के लंबी कर दी जाए, यानी x का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम इसके हल में आएंगे। ठीक है, माना पंक्ति की लंबाई जो है, इसको हमने x मान लिया। ठीक है ना, x मान लिया। ठीक है, लंबाई कहें या लंबाई में संख्या, लंबाई में संख्या कह सकते हैं, जो विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है, उसको हमने x मान लिया। और वही पंक्ति की चौड़ाई या फिर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या का मतलब क्या है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ये पंक्तियों की संख्या है। और ये क्या है, इसके अंदर बच्चों की संख्या थी, भाई लंबाई में संख्या जो है वो आ गया हमारे पास, तो इसको हमने मान लिया भाई, डन। ठीक है, अब इसने कहा है पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते हैं, मतलब x में 3 जुड़ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं, देखो पहला काम क्या है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी की बात करेंगे तो क्या होगा, कुल विद्यार्थी होगा, जैसा कि मैंने बताया कि x को y से गुना कर दोगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं x और y होगा। ठीक है, अब उन्हीं विद्यार्थी को बिठाया जा रहा है, लेकिन अब कंडीशन ये कर दी गई है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक बिठा दिए हैं, तो पंक्ति मतलब x में 3 ज़्यादा कर देंगे तो x + 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर पंक्ति में 3 अधिक बिठा दिए तो एक पंक्ति कम हो जाती है, यानी पंक्तियों की संख्या जो है, यानी y का मान जो है वो एक कम हो जाएगा। तो भाई 3 ज़्यादा बिठाओगे तो भाई एक तो कम होगा ही। ठीक है, लेकिन बच्चे तो उतने ही हैं, तो इस अकॉर्डिंग तो कुल विद्यार्थी जो एक्स वाई थे, ये एक्स वाई ही रहेगा। यहाँ पे कुल विद्यार्थी जो थे वो एक्स वाई ही रहेगा। अब इसको जब हम आपस में गुना करते हैं तो क्या आएगा, एक्स को गुना किया तो एक्स वाई, माइनस में एक्स, प्लस में 3y और माइनस में 3 बराबर में एक्स वाई आ गया। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, डन। चलो भाई ठीक है, ये बचा -x प्लस में 3y और 3 को उधर भेज दिया हमने, 3 आ गया, ये बन गई हमारी रैखिक, मतलब पहली समीकरण बन गई। ओके, पहली समीकरण बन चुकी है। चलो भाई ठीक है, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, क्या है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो क्या होता। पिछली बार क्या हो गए, 3 विद्यार्थी अधिक हो गए थे, अब की कम हो गए। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये तो जस्ट समझाने के लिए था आपका। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, इसने कहा है पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जा रहे हैं, यानी एक्स को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। x में से 3 कम कर दिया गया। अब भाई 3 कम करोगे तो 2 अधिक पंक्ति बन जा रही है, यानी कि y की संख्या 2 हो जा रही है, 2 बढ़ जा रही है। और भाई विद्यार्थी तो टोटल वही रहेंगे जो थे, एक्स वाई थे तो एक्स वाई ही रहेंगे, तो हमने यहाँ लिखा है एक्स वाई आ गया। अब इसको अंदर गुना किया हमने, इसको अंदर गुना किया तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा एक्स वाई। ठीक है, 2x माइनस 3y माइनस 6 और बराबर में एक्स वाई आ गया, ये चीज़ आ गई हमारी, डन। ठीक है भाई, अब कह सकते हैं भाई एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इस -6 को उधर भेजते हैं तो बचा 2x माइनस 3y बराबर में 6 आ गया, और ये समीकरण 2 आ गई है। ठीक है, ये समीकरण 2 हमारे पास आ चुकी है, डन। अब क्या करते हैं, पहले और दूसरे समीकरण को हल करेंगे, और हल करेंगे विलोपन विधि से। अब इसमें देखो 3y प्लस का है, 3y माइनस का, यानी दोनों समीकरण को जोड़ दे तो मामला हो जाएगा सेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़ा गया। अब जोड़ने का मतलब मैं कैसे लिखूंगा, -x प्लस में 3y बराबर में 3, यही लिखा भाई, -x प्लस 3y बराबर में 3 लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आता है 2x माइनस 3y बराबर में 6, ये आ गया। इन दोनों समीकरण को अब जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब 3 में -3 जोड़ेगा तो कट गया, -x प्लस x तो 2x आएगा तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ 6 3 9 आ गया। ठीक है, ये 6 3 9 आ गया, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से x का मान 9 निकल चुका है, x का मान 9 निकल चुका है, डन भाई, ये आ गया हमारे पास। इस x के मान को उठाकर समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है भाई, x के मान को समीकरण 1 में रखा गया, तो x का मान 9 था, उसको समीकरण 1 में रखेंगे, जो कि क्या है हमारे पास -x प्लस में 3y, तो यहाँ लिखेंगे -9 प्लस में 3y, और बराबर में क्या है हमारे पास, तो बराबर में 3 है। ठीक है, इस -9 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो +9 होगा, यानी 3y बराबर में 12 हो जाएगा, और y का मान क्या कर सकते हैं, तो 12/3 हो जाएगा, और 3 चौक 12, यानी y का मान 4 लिखा जा सकता है। डन, y का मान 4 लिखा जा सकता है, और यहाँ पर क्या आ गया, x का मान 9 आ गया, y का मान 4 हो गया। क्या क्या हो गया यहाँ पे हम कह सकते हैं पंक्ति की लंबाई जो थी वो कितनी, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, संख्या क्या है, कुल विद्यार्थी संख्या x y है, तो हमने x और y निकाल लिया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स वाई मतलब 4 गुने में कितना है 9 आ जाएगा, यानी ये कितना आ रहा है 9 चौक 36 आ गया, 36 विद्यार्थी हैं, आंसर आ गया इसका। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ इन्हें। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ मुझे लिखा है त्रिभुज ABC में C जो है वो 3B के बराबर है, और जो ये है वो 2A + B के बराबर है, ये चीज़ है। यानी मैं अगर यहाँ त्रिभुज बनाता हूँ ऐसा, ठीक है, तो ये A है, ये B है और ये C है, ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, चलो भाई अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C, ये कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, ये चीज़ आ रहा है तभी 180 होता है। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, C की जगह रखेंगे 3B, क्या करते हैं तीनों को एक ही कोण में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, C का मान 3B लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, ये B तो B ही रहने दो, और C का मान रख दिया 3B। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, यानी इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं, ये तो हमारा ये आ गया, इससे पहले दिया है, मैं लिख लेते हैं ये इक्वेशन, एंगल C बराबर में 3B बराबर में 2 एंगल A प्लस में B, ये है। इसको हमने ले लिया समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 ले लिया, इसको ले लिया समीकरण 2, ये ले लिया। अब हम लिखेंगे इसके अंदर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार, ठीक है। अब अनुसार क्या है, तो यहाँ पे इसकी मदद से सबको हम एक ही कोण में बदल देते हैं, यानी B में बदल देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, C की जगह हम लिख सकते हैं क्या, C की जगह 3B लिखा जा सकता है, भाई 3B लिखा जा सकता है C की जगह, और B तो B है ही, चलो भाई ठीक है, B तो B है ही। अब A की जगह क्या लिखें, तो A को मैं यहाँ से देखता हूँ, इसमें से निकालते हैं। जैसे कि लिखा है 3 कोण B जो है, यहाँ देखिए 3 कोण B जो है वो किसके बराबर है, 2 कोण में A प्लस में B के बराबर है, यही आपको दे रखा है। ठीक है, इस 2 को जब मैं अंदर गुना करूंगा तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये 2A है प्लस में 2B है, और यहाँ से लिख सकते हैं 3B, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, इस 2B को उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये बच जाएगा कोण B बचेगा बस, और ये बच गया क्या, ये बच गया 2A बच सकता है। ठीक है, ये कोण B हो गया, ये दो कोण A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोण B का मान 2A है, उसको उठा के हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, भाई B को तो नहीं रखना, हमें तो सारी चीज़ें इसमें सब B में चाहिए, यानी हम A को रखेंगे। यानी इस 2 को उठा के हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ ले जाया जा सकता है। कोण A का मान कितना है, B/2, यहाँ लिख सकता हूँ कोण B/2, ये आ गया। अब तीनों कोणों का योग कितना था, 180, वो लिख दिया। ठीक है, तो ये आप रफ में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद आप इसको नोट कर लेना। वैसे मैं फिलहाल इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये रफ वाला पार्ट था जहाँ से हमने कोण A का मान निकाल दिया इन दोनों की मदद से, और उसको यहाँ पे रख दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम तो 2 ही आएगा। यहाँ बचा कोण B, यहाँ बचा 2, इससे गुना होगा तो 2 कोण B। ठीक है, और ये 2 जब इससे गुना होगा तो ये कितना आएगा, तो 6 कोण B आ जाएगा, और बराबर में 180 है, ये आ गया। ठीक है, इस 2 को उठा के इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। और अब हम लिख सकते हैं क्या चीज़, हम लिख सकते, देखो यहीं पे लिख देता हूँ, 6 2 8 1 9, यानी 9 कोण B बराबर में कितना आ रहा है, 360 आ रहा है,
ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कोण बी का मान निकालेंगे तो कितना आ रहा है, तो कोण बी आ रहा है 360/9 आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब इसको जब मैं भाग करता हूँ तो ये आ रहा है कितना, 9 चौक 36, 40 आ गया। कोण बी कितना आ गया, 40 डिग्री आ चुका है आपके पास। कोण भी 40 डिग्री आ गया। अब इस बी को रखेंगे कहीं भी, जैसे सी निकालना है मुझे, तो हमें पता है तब कोण सी कितना था, 3 कोण बी था, भाई यही था, सी जो था 3 बी के बराबर था, तो हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 40, और ये हो जाएगा कितना, 4 × 12 120 डिग्री हो जाएगा। कोण सी 120 डिग्री हो गया। ठीक है, डन, ये चीज़ आ गया। चलो भाई ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, कोण सी इतना आ गया है 120। अब इसमें ए और बी को यहाँ रखते हो तो बी का मान भी निकलेगा, बी का मान भी निकलेगा, बी का मान तो निकल ही गया, सी का मान निकल गया, अब ए के मान की बाजी है। तो ए हमारा क्या था, तो ए था b/2 था, यही था। तो हमें पता है कोण ए जो है वो है b/2 के बराबर, यही था हमारे पास। अब हम कह सकते हैं भाई कोण ए कितना आएगा, तो ये आएगा भाई बी कितना है हमारे पास 40, 40/2, और ये कितना आ गया 20, यानी हम कह सकते हैं कोण ए आ गया 20 डिग्री, ये आ गया। अब देखो कोण हम चेक कैसे करेंगे कि कोण ये सही है, तो हमें पता है तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए था। तो भाई सी 120 है, 140 20 और 140 160 हो गया, और 20 180, डन, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये तरीका था ए को निकालने का, या फिर हम ए और बी और सी को उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो कितना होता है 120 और 40 160 होता, वो उधर जाके घटता और एक भी ए भी निकल जाता। ठीक है, तब भी ये निकल जाता, तो हम वैसे भी निकाल सकते थे। तो यहाँ हमारा दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, वैसे एक तरीके से करके दिखा दिया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है समीकरण 5x - y = 5 है और 3x - y = 3 है, को ग्राफ खींचिए। इसका तो ग्राफ खींचना है। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के तीनों पॉइंट हमें देखने कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। उसके बाद कहा गया है इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो भी निकालना है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, इसका हल करते हैं। तो इसमें हमारे पास समीकरण है 5x - y = 5 है और 3x - y = 3 है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से इनके बॉक्सेस बनाएंगे। अब बॉक्स कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5x - y = 5 है, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है। तो यहाँ पर हम करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी बात करें समीकरण 1 से, तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ से y का मान निकाल लेते हो, तो y को इधर भेजा, 5 को इधर भेजा, यानी हम y का मान कह सकते हैं 5x - में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसका बॉक्स हमने यहाँ पर बनाया, ये आ गया x और y। अब क्या रखूँ, x की जगह 0, भाई 0 रखा, x की जगह 0 रखा है। ठीक है, और y आ गया -5। ठीक है, अगर x की जगह मैं क्या रख दूँ, x की जगह 1 रख दूँ, ठीक है, तो y 0 हो जाएगा। भाई x की जगह 1 रखा तो y 0 हो जाएगा, यही होगा। चलो भाई ठीक है, ये हमारे पास निकल चुका है पहला। दूसरे की बात करें क्या, तो दूसरा हमारे पास क्या है, समीकरण 2 से। दूसरे की बात करें, यहाँ से भी y निकालेंगे तो y का मान कितना आ रहा है, तो y इधर आएगा, 3 को उधर भेज देंगे, तो 3x - में 3 आ गया। इसका हमने जब बॉक्स बनाया, ये x है, ये y है, x की जगह हमने 0 रखा, भाई 0 रखा तो y आ गया -3। ठीक है, और x की जगह हमने 1 रखा तो y आ गया 0। ये होगा, x की जगह 1 रखोगे y 0 आ जाएगा। ये दो चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। चलो भाई ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, एक मिनट, अरे ये आ गया, और ये हमने ग्राफ बना लिया, और इसके अंदर ये हमारा हो गया x, ये हो गया x डैश,
ये y और ये y डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितने चाहिए हमें, y का मान -5 तक जाना है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे क्या भाई, 1 2 3 4 5 6। यहाँ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5। और यहाँ की बात करें तो -1 -2 -3 -4 और -5। ये चीज़ आ गई, डन। चलो भाई ठीक है। अब हमारे पास जो बॉक्सेस थे उस बॉक्सेस को बना लेते हैं। जो समीकरण में था हमारे पास 5x - y बराबर में 5, 5x - y बराबर में 5, और इसका बॉक्स जो हमारा बना हुआ था वो था भाई x और y, और ये हमने लिया हुआ है क्या, 0 -5 1 0 0 1 -5 और 0। और दूसरा क्या है, 3x माइनस में y बराबर में 3 है, और ये हमारे पास आ रखा था कितना, x और y 0 -3 1 और 0, ये पॉइंट आ रखे। डन। अब इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये पहला क्या है, 0 और -5, मतलब x 0 है, y -5, x नहीं बढ़ाना, y पे नीचे गए और ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और ये पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, तो ये आ गया है 0 और -5, ठीक है भाई। दूसरे की बात करते हैं, क्या है, x 1 है और y 0 है, x पे 1 गया और y 0, मतलब ये बिंदु आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ गया, 1 और 0 आ गया, ठीक है भाई। 2 पॉइंट आ चुके हैं। इससे हम इसकी रेखा खींच देते हैं। यहाँ से ये रेखा जाएगी, अरे ये दिक्कत हो रही है। ठीक है भाई, ये रेखा हमारी खिंच गई है। इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आ सकते हैं हम। डन भाई, पहली रेखा हमारी बन गई। और इस रेखा पर इसका नाम रख दिया हमने, क्या चीज़ है हमारे पास, तो ये है 5x - y बराबर में 5, ये रेखा का नाम लिख दिया। ओके, अब सेकंड वाले की बात करते हैं। यहाँ पर तो ये पॉइंट कहाँ कहाँ बन रहा है, तो ये पॉइंट हमारा बन रहा है x 0 y -3, x 0 y -3 मतलब यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। x 0 गया और y नीचे आके -3 आ गया, यानी ये हमारा पॉइंट आ गया है 0 और -3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, x 1 और y 0, ये भी पॉइंट यहीं पर आ गया, सेम x 1 और y -0। अब इस पर भी लाइन खींच देंगे। अब लाइन खींचेंगे तो ये कैसे जाएगा, ये लाइन खींच गई इसकी, ठीक है। इस पे भी मैंने इसके नाम लिख दिया है, ये एरो यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। इसको भी नीचे से खींच दिया है और ये एरो डाल दिया, डन। चलो भाई ठीक है। और ये कितना आ गया है, इसके समीकरण हमारी है 3x - y बराबर में 3 आ गया, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पर कुछ तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कहाँ दिख रहा है आपको, तो त्रिभुज आपको एक छोटा सा यहाँ दिख रहा है, यानी मैं त्रिभुज को अगर शेडिंग करूँ यहाँ पे, तो त्रिभुज क्या बन रहा है हमारे पास, तो त्रिभुज यहाँ बन रहा है ऐसे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में जो यहाँ त्रिभुज हमारा बन गया है, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें क्या है, इसमें नाम लिख दूं तो ये मान लो A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो इस कंडीशन से त्रिभुज के तीनों निर्देशांक क्या हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं त्रिभुज ABC में A कितना है, A हमें दे रखा है 1 0, ठीक है। B दे रखा है कितना, 0 और -3 है, और C कितना दे रखा है, तो C है 0 और -5,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं कहूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आधार गुने में ऊंचाई होती है, ये होता है क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज की बात करूँ, इसका आधार कितना है? तो 3 से 5 गया है, आधार 3 से 5 गया है, यानी हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 आधार गुने में ऊंचाई होते हैं, यही होता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर हमने लिखा 1/2 का 1/2 लिखा, आधार मतलब बेस कितना आएगा? BC आएगा, यहाँ पे ये BC आएगा। ठीक है, और ये कितना है? 2 है, तो इसको लिखेंगे भाई BC। ठीक है, उसका ऊंचाई की बात करें तो याद रखना ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, और लंबवत कहाँ है? तो ये हम मानते हैं इसको, ये O मानते हैं। ठीक है, तो ये जो OA है ना, यही ऊंचाई होगी चाहे त्रिभुज इधर बना हुआ हो। ठीक है, तो OA की बात करते हैं तो ये OA आएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं 1/2 गुने में BC है 2, और OA कितना है? BC 2 है, और OA कितना? 1 है, ये 1 लिखा, और यहाँ से 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया 1। और इसमें कुछ यूनिट दे रखी है, ठीक है, नहीं कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या? 1 इकाई आएगा, 1 यूनिट आएगा। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और इकाई भी नहीं, वर्ग इकाई कहेंगे इसे, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई कहेंगे, वर्ग इकाई। ठीक है, 1 वर्ग इकाई इसका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई, क्या कहा था इसने? y अक्ष और ये 2 रेखाएं, इनसे घिरा हुआ त्रिभुज बोला था, यही बोला था भाई, जैसे लिखा हुआ है y अक्ष और जो ये दोनों हैं इनसे घिरा हुआ त्रिभुज। तो इनसे घिरा हुआ त्रिभुज हमारा यही बन रहा था, यहीं पर बन रहा था, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, जो कि आधार गुने में ऊंचाई करके हमने निकाल दिया। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई ठीक है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। इसका भाई युग्म जो है इसका हल करना है हमें, और हल कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई, इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें क्या चीज़ है? P और Q को बराबर करना पड़ेगा भाई, P और Q को बराबर करना पड़ेगा, ऐसी तो होगा हमारा। ठीक है, अब इसको बराबर कैसे किया जाए, कैसे करेंगे? तो भाई इसमें देखो, ये तो हमें पता ही नहीं है किसका कौन सा गुणांक है, नहीं पता, तो भाई इसी को आपस में गुणा कर दो। यानी ये P है तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो इसको P से गुना कर दिया यहाँ से, सॉरी P से नहीं Q से, क्योंकि ये Q है ना, तो Q से गुना करेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, और यहाँ पर P है तो इसको P से गुना कर देंगे। अब मैं Q से गुना करूंगा तो क्या आएगा तब? ठीक है, ये आ जाएगा भाई QP x प्लस में Q का वर्ग y प्लस में PQ माइनस में Q का वर्ग, ये आएगा। ठीक है, अगर मैं P से गुना करता हूं तो क्या आएगा? तो ये भी आएगा QPX आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा P का वर्ग y हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा क्या? ये P से गुना किया तो ये PQ आ जाएगा, प्लस नहीं, ये बराबर लिखा है, ये बराबर लिखा है। तो यहाँ P से गुना किया तो P का वर्ग आ जाएगा, और प्लस में PQ आ जाएगा, यही चीज़ है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब हम कर रहे हैं समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, पहले में से दूसरे को घटा देंगे। अब घटाने का मतलब ये तो सेम था, कट गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी y हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया Q² प्लस में P² आ गया। ठीक है, बराबर में यहाँ से देख रहे हो PQ में से PQ घटेगा तो ये तो कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से Q² में से P² को माइनस करेंगे, Q² माइनस में P² होगा, यही होगा। अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचा? Q² माइनस P² प्लस P² बचा। भाई माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये जो प्लस है वो नीचे आ जाएगा, नीचे का मतलब क्या हो रहा है? ये आ गया हमारे पास Q का वर्ग प्लस में P का वर्ग। ठीक है, इससे हम इसको काट देंगे, 1 पर कट जाएगा, और हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है? y का मान 1 आ जाएगा, माइनस का y का मान -1 आ चुका है। ठीक है, y का मान -1 आ चुका है। इस 1 को उठाकर हम समीकरण 1 में या 2 में रख लेते हैं, किसी में भी, तो हम रखेंगे भाई y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखा गया, तो y का मान क्या है? -1, उसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई px प्लस में q गुने में -1 बराबर में p माइनस q, ये चीज़ होगा। ठीक है, इस माइनस को अंदर गुना किया तो -q हो जाएगा, और उसको उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो px
माइनस क्यू को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू होगा, और प्लस में पी और माइनस क्यू तो था ही पहले से, इससे ये कट गया। अब एक्स का मान कितना हो रहा है, तो पी नीचे चला जाएगा इसके, तो पी पहले से ही था और एक पी नीचे आ गया, और ये कट गया 1 पर और एक्स का मान 1 आ गया, और यहाँ पर ये समीकरण हल हो चुकी है। यानी ऐसा नहीं कि पी क्यू में आ गया तो आप देख के डर जाओ, डरना नहीं है, ठीक है, कोशिश करो, चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। कैसे भाई, जो हमने रूल अभी तक अपनाया था सेम ही रूल तो अपनाया, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं किया, यहाँ पे बस इसको क्यू से गुना किया, इसको पी से गुना किया, और हमारे पास दोनों समीकरण कटती गई और एक्स और वाई का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ हमें दे रखा है भाई ए एक्स बी वाई बराबर सी और बी एक्स ए वाई बराबर में ए के प्लस में सी, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। ओके चलो भाई ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको हमें करना है विलोपन विधि से सॉल्व। तो उसमें क्या करना है भाई, पहले वाले को बराबर कर देते हैं तभी सॉल्व हो जाएगा। तो हम करते हैं भाई, कैसे होगा, तो भाई इसको कर सकते हैं, इसको गुना किया हमने, कैसे होगा, देखो इसको आपस में बराबर तो नहीं कर सकते कि ए के पहाड़े में बी आता हो बी के पहाड़े में आता हो, ऐसा नहीं है। तो हम बी को ए से कर देंगे, ए को बी से कर देंगे, चलो भाई कर देते हैं। इसको गुना किया बी से, इसको गुना किया ए से, तो बी से गुना करते ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी ए, या फिर हम लिख सकते हैं ए बी अच्छा लगेगा देखने में, ए बी एक्स प्लस में बी का वर्ग वाई बराबर में बी सी, ये आ गया। ए से गुना किया तो क्या हो जाएगा, ये भी ए बी एक्स हो जाएगा, और प्लस में ए का वर्ग वाई हो जाएगा, और बराबर में ए प्लस में ए सी हो जाएगा, ये हो गया डन। चलो ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये माइनस है, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें माइनस लगा लो, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कट गया, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो b का वर्ग वाई माइनस में a का वर्ग वाई, और बराबर में यहाँ पर आ रहा है बी सी माइनस में ए सी, ये चीज़ आ रही है डन, ठीक है भाई। यहाँ से हमने y को कॉमन ले लिया तो ये आ गया b का वर्ग माइनस में a का वर्ग, और बराबर में कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई, इस दोनों में c कॉमन ले लेते हैं, c कॉमन लोगे तो b माइनस ए बचेगा, और यहाँ माइनस ए है, और इसके बटे में क्या आएगा भाई, इस चीज़ को उठा के नीचे लाओगे तो बटे में ही आएगा। तो अगले स्टेप में ले आते हैं, तो y का मान कितना आ गया, c कॉमन लिया b माइनस में a बटे में b का वर्ग माइनस में a का वर्ग, ये आ चुका है, ठीक है। y का मान हमारा ये आ गया। चलो भाई ठीक है, इस y के मान को उठाकर हम कहीं भी रख देते हैं, किस में रख दें, समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। तो भाई किस में रख दे, भाई इसको हमने 1 माना था, इसको 2 माना था, ठीक है, 1 में से 2 को घटाया था हमने, तो भाई इसके y के मान को उठाकर हम एक समीकरण में रख देते हैं। तो हमने लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखा गया, तो y का मान ये है, उसको उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, तो ए एक्स तो है ही, प्लस में b है, और y का मान इतना बड़ा सा लिख देते हैं, तो क्या है c b माइनस में a बटे में b का वर्ग माइनस में a का वर्ग, और बराबर में c है, ये चीज़ हमारे पास, ठीक है। चलो भाई ठीक है, इसको क्या करते हैं, अंदर गुना कर देते हैं, तो अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे को उठाकर उधर ही ले जाते हैं, ए एक्स बराबर में सी माइनस में इधर जाएगा, तो इधर जाके इसको अंदर भी गुना कर देते हैं तो ये आ रहा है सी बी माइनस में सी ए माइनस में ए बटे में बी का वर्ग माइनस में ए का वर्ग, ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसको उठा के इधर गुना करेंगे, तो वही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम ले रहे हैं ना, एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम ले लिया, पूरा ये आ गया, तो b का वर्ग माइनस में a का वर्ग आ गया। इसको इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, c के साथ गुना हो रहा है b का वर्ग माइनस में a का वर्ग, और माइनस में इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, c b का वर्ग हो जाएगा, और ये माइनस वाला साइन तो सबके साइन बदलेंगे, तो b इससे गुना होगा तो प्लस में a b c आएगा, और यहाँ पर b इससे गुना होगा तो प्लस में b a आएगा, ये आ गया, ठीक है। अब यहीं पर देखो, इस c को अगर मैं अंदर गुना कर दूँ, ये इससे गुना होता है, c को अंदर गुना कर दे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं सी बी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं सी बी स्क्वायर माइनस में सी ए स्क्वायर। अब जो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो क्या कट रहा है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई क्या कट रहा है, तो यहाँ सी बी स्क्वायर से सी बी स्क्वायर कट गया, ये प्लस का था, ये माइनस का कट चुका है। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए एक्स, और इस ए को हटा के हम नीचे ए लिख सकते हैं ना, तो हमने ए लिख दिया नीचे, डन, ठीक है। चलो भाई ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो सब में से ए कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ए हमने कॉमन ले लिया, बच गया माइनस में सी ए, ठीक है, माइनस में सी ए बचा, और यहाँ बी सी, और यहाँ सिर्फ बी बचा, ठीक है, यहाँ बचा प्लस में बी सी, और यहाँ सिर्फ बी बचा,
और बटे में क्या है हमारे पास, बटे हमारे पास ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये चीज़ है। और ये हमारा एक्स है, इस ए से ए कट गया। अब हमारे पास जो भी चीज़ बची है उसको देख लेते हैं, सी कॉमन ले लेते हैं। तो सी हमने इसमें कॉमन ले लिया और बच गया क्या, माइनस ए प्लस बी प्लस में बी और बटे में बी का वर्ग माइनस में ए का वर्ग, ये आ गया एक्स का मान और ये है आंसर इसका। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो यहाँ पे और इसको भी नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई ठीक है, इसको इरेज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी हमें दो समीकरण दे रखे हैं। अब दो समीकरण दे रखे हैं, इसको भी हल करते हैं। जैसे कि पहला वाला समीकरण है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, हम कहेंगे भाई समीकरण 1 से, तो 1 से की बात करें तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो ये ए बी आ गया। ठीक है, ये b इधर गुना होगा तो एक्स बी हो जाएगा, ये a इधर गुना होगा तो माइनस ए वाई हो जाएगा और बराबर में 0 है। ये उठ के इस साइड जाएगा तो 0 ही रहेगा, यानी हम कह सकते हैं एक्स बी माइनस में ए वाई बराबर में 0 है और ये इक्वेशन तीसरी आ गई है। ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन आ गई है और ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन है पहले, दूसरी है। अब हम देखते हैं भाई दोनों को एक साथ रखने पे, एक साथ रख लेते हैं। तो हम करते हैं क्या, समीकरण दूसरी और तीसरी में, इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसकी बात करते हैं, तो इसको मैं पहले ढंग से लिख देता हूं बस, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या गुना करना है और क्या भाग करना है। ठीक है, ये क्या है, ए वाई माइनस का प्लस में एक्स बी बराबर में 0। देखो ये चीज़ है, इस समीकरण को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये तो क्या लिख दिया, ये तो उल्टा हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स वाले के नीचे एक्स ही चाहिए, यानी क्या है, एक्स बी है यानी बी एक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस ए वाई है, माइनस ए वाई है, ये आ गया। ठीक है, ओके, इस समीकरण को इसके नीचे रख दिया, एक्स के नीचे एक्स है, वाई के नीचे वाई, इस तरह से हमने रख दिया है। डन, चलो भाई ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, कुछ कटना चाहिए, कटेगा कैसे, तो हम गुना करते हैं इसको भाई, बी से ऊपर गुना, ए से नीचे गुना, यही कर देते हैं। ये हमारा तीसरा समीकरण था, सॉरी दूसरा था ये, और ये तीसरा था। इसको हमने गुना किया बी से, इसको गुना किया ए से, यही करेंगे हम। बी से गुना करते ही ये क्या आ गया हमारे पास, तो ये आ गया ए बी एक्स प्लस में बी का वर्ग वाई बराबर में ए स्क्वायर बी प्लस में बी की क्यूब, ये आ चुका है। ए से नीचे गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, ये भी ए बी एक्स आएगा और ये माइनस में ए का स्क्वायर वाई आएगा और यहाँ पर 0 ही आएगा, क्योंकि ए को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें समीकरण को भाई ये काटना है, तो इसका मतलब दूसरे में से पहले तीसरे को घटाना पड़ेगा। ठीक है, घटाओगे तभी कटेगा। ठीक है, इसमें से घटाया कट गया, इसकी बात करें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यानी वाई मैंने कॉमन ले लिया और लिख दिया बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर बी प्लस में बी की घात 3, यह आ गया हमारे पास। डन, अब यहाँ से वाई का मान मैं निकालता हूँ तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी प्लस में बी की क्यूब बटे में बी का स्क्वायर प्लस में ए का ए स्क्वायर है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो भाई बी हमने कॉमन ले लिया, बच गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया भाई, ये आ गया बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से देख सकते हो, इससे ये कट गया है और आंसर कितना आ गया, बी आ गया, यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं वाई का मान बी आ चुका है। ठीक है, अब इस वाई के मान को उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे। किस में रखे भाई, हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, छोटी सी समीकरण है। ठीक है, इसमें रख देते हैं, तो y का मान b है, तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है भाई, y का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं और 3 हमारे पास क्या चीज़ दे रखा है, तो x माइनस बी एक्स बी माइनस में ए और वाई है। वाई का मान क्या था, वाई का मान हमारा बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई ये बी आ चुका है, बराबर में 0 है, इसको उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो एक्स बी बराबर में ए बी आ रखा है, इस बी को नीचे भेजेंगे तो क्या आ गया भाई, आ गया आंसर, आ गया आंसर, कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, एक्स का मान आ गया ए, आ गया भाई, एक्स का मान ए आ गया और वाई का मान बी आ गया था और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके,
ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है भाई, कुछ कुछ दे रखा है यहाँ पे, इसमें भी गुना करेंगे हम। तो भाई क्या करेंगे, पहले वाले इसको पहले आपस में गुना कर लेते हैं, जिससे एक समीकरण बन जाएगी यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है, ठीक है। अब इसको जैसे कि समीकरण 2 में, इसमें क्या होगा, जब इसको मैं अंदर गुना करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा x प्लस वाई। a को पहले x से गुना करेंगे, चलो भाई पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पूरे को x से करते हैं तो x के साथ आ जाएगा a प्लस बी और साथ में x हो जाएगा, और a प्लस बी को y से करेंगे तो a प्लस बी और y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो गया। देखो मुद्दा क्या करना है, हमें x और y अलग अलग रखना था, वो जो कि हमने रख दिया, ठीक है। इसको अंदर गुना किया और ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये समीकरण 3 आ गई है, और देखते हैं कुछ बराबर आ रहा है क्या। तो हम देख पा रहे हैं पहले समीकरण और तीसरे समीकरण में a प्लस बी वाई बराबर आ रहा है, ठीक है। यानी हम पहले में से तीसरे को घटाएंगे तो ये y वाली कंडीशन कट जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 3 को घटाया गया, भाई करते हैं, घटा लेते हैं। तो क्या है ये, a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई बराबर में a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में b स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ की बात करते हैं तो ये आ रहा है a प्लस बी एक्स, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास a प्लस बी वाई है, और बराबर में है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर है, ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं भाई, इसमें से ये कट रहे हैं भाई, y वाले में से y वाला कट रहा है बिल्कुल, तो हमने इसको काट दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने का मतलब क्या है, x कॉमन आ गया। अब देखो घटाने का मतलब क्या, मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। पहला वाला क्या है, a माइनस बी और x है, और इसमें से घटा रहे हैं a प्लस बी और x घटा रहे हैं। x अगर मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, x माइनस बी माइनस a माइनस बी, ये बचेगा हमारे पास। अरे 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 तो गड़बड़ हो गई, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये आ गया a माइनस बी और माइनस में a माइनस बी, ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे माइनस a से माइनस कट गया और हमारे पास बचा क्या, तो माइनस 2b बचा, मतलब माइनस 2bx बचा, ये चीज़ बचा है। तो वही हमने क्या किया, ऊपर में से नीचे को घटाया और आंसर कितना आ रहा है, तो माइनस 2bx आ रहा है। और यहाँ बराबर में क्या आएगा, तो यहाँ देख सकते हो a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ें माइनस होगी, मतलब ये माइनस का तो क्या आ गया, ये माइनस 2ab, ठीक है। माइनस बी और माइनस बी कितना होगा, तो माइनस 2b स्क्वायर होगा, ये चीज़ होगा भाई, दोनों स्क्वायर के तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, और ये रफ वर्क था, ये रफ में ही करना है आपको। यहाँ की बात करते हैं तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2b है और माइनस में 2b का स्क्वायर है, और बटे में क्या आ रहा है, तो माइनस 2b है, वो नीचे बटे में आ जाएगा, माइनस 2b बटे में आ गया। ओके चलो भाई ठीक है। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई कॉमन आ रहा है, 2b माइनस का 2b कॉमन हो गया, बचा क्या a प्लस बी, और नीचे क्या है, तो नीचे है माइनस 2b और ये भी x आ रखा है, ठीक है। इससे ये कट गया, हमारे पास कट गया, और x का मान कितना आ गया है, तो x का मान आ गया है a प्लस बी, ये चीज़ आ चुका है। अब इस x के मान को उठा के हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, किस में रखते हैं, तो इस x के मान को उठा के हम समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो भाई x का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है भाई, x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x का मान क्या है, a प्लस बी, उसको समीकरण हम 3 में रखेंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं भाई दूसरे में a प्लस बी है, और x का मान था वो भी a प्लस बी था, ठीक है। और प्लस में क्या है भाई, प्लस में है a प्लस बी वाई है, तो ये लिखेंगे a प्लस बी और y है, और बराबर में क्या है, तो बराबर में दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको भी लिख लेते हैं भाई, बराबर में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, डन। तो यहाँ पर इसको जब गुना करेंगे तो ये तो होल स्क्वायर हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरे का वर्ग हो रहा है, तो उसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा। प्लस में यहाँ पर क्या है, a प्लस बी और y है, और बराबर में क्या है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से देख पा रहे हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, और इस 2ab को उठा के दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं a प्लस बी और y बराबर में आ रहा है माइनस 2ab, ठीक है। इस ab को उठा के नीचे ले आएंगे तो यहाँ से y का मान कितना आ रहा है,
तो -2ab बटे में a प्लस बी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया y का, y हमारा यहाँ निकल गया और हमारे पास x जो निकला था वो ये आ गया a प्लस बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है भाई 152x माइनस 378y बराबर में -74, उसके बाद है -378x प्लस में 152y बराबर में -604। ये चीज़ हमें क्वेश्चन दे रखी है। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के हमारे पास जो भी तरीके थे वो कोई सा भी अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, क्या कि भाई इसमें कैलकुलेशन होने वाली है थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज होगा इसके अंदर। ओके, चलो भाई पहले हम देखेंगे भाई कैसे छोटे से छोटे में हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन फिर भी देखेंगे भाई कैसे छोटे से छोटे में सॉल्व हो जाए। चलो भाई देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो भाई इसमें क्या करते हैं, ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। तो हम पहले आएंगे किसमें, समीकरण एक में। इसमें देखते हैं भाई समीकरण एक में क्या होगा। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो हाँ भाई 2 तो कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया 76x और ये आ गया 189y बराबर में ये आ रहा है 37 गुने में 1 आ रहा है। ये चीज़ आ गई, 1 आ रहा है, 37 गुने में 2 आ रहा है, 37 गुने में 2 आ गए, ये चीज़ आ गई। डन, चलो भाई ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं भाई ये 2 से ये 2 कट गया, यानी हमारे पास ये समीकरण बन चुकी है। ओके, चलो भाई यहाँ से x का मान निकालते हैं, दूसरे समीकरण में डाल देंगे, बात खत्म, इतनी सी बात। चलो भाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 76x 76x है, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो ये आएगा 189 189y माइनस में 37 आ रहा है और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये आएगा 189y माइनस में 37 और बट्टे में आ रहा है 76। ये x का मान आ चुका है। डन, ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस x के मान को उठा के समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2 में रखेंगे तो भाई कैसे रखेगा, ये हमारे पास है, देखो इसमें भी समीकरण 2 में भी हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 2 अगर मैं इसमें कॉमन लेता हूँ तो ये आ रहा है -189x प्लस में 76y बराबर में 2 गुने में -302, ये लिखा जा सकता है। डन, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2 से 2 काट दिया, ठीक है भाई, ये कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखा गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई x का मान समीकरण, देखो इसको 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लिया हमने इसे, तो समीकरण 3 में रखा गया। ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखा गया है। ओके, तो भाई x का मान क्या है हमारे पास, ये उसको जैसे हम समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ सकता है 189 और इस x की जगह हम लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह लिख सकते हैं 189y माइनस 37 बटे में 76 और इसके साथ ये आ गया 76 पूरा लिख दिया मैंने, प्लस में 76 है और बराबर में दे रखा है -302। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ओके, अब इस 76 को करेंगे एलसीएम के साथ, भाई एलसीएम तो लिया जाएगा ना, एलसीएम के साथ इससे गुना करेंगे तो 76 इससे गुना हो जाएगा और पूरे के नीचे 76 आ जाएगा और उस 76 को उठा के हम इधर रख सकते हैं, भाई रख देते हैं। तो हमारे पास इक्वल टू में बराबर में आ गया 302 गुने में 76। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या चीज़ है, ये 76 इससे गुना हो गया तो ये 76 का वर्ग हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, यहाँ इसको जब अंदर गुना करेंगे तो ये आएगा -189, इसका वर्ग आ जाएगा भाई, 189 को 189 से क्या तो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, और साथ में y भी है और इसके बाद -189 को इससे गुना करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 189 गुने में 37, ये हो जाएगा। प्लस में ये 76 जब इससे गुना हुआ तो ये 76 का वर्ग हो गया और y आ गया। ठीक है, और इस पूरे के नीचे जो 76 था वो उठ के उस साइड चला गया था। डन, चलो भाई ठीक है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या चीज़, इस 76 का वर्ग है और ये है, इन दोनों को साथ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है, चलो भाई भेजते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई क्या है ये, -189 इसका वर्ग y, और या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इस माइनस वाले को उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस माइनस को इधर ले आते हैं तब आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव में चाहिए था हमें। ठीक है, उसको उठा के हम इधर लाते हैं तो कितना आएगा ये 302 गुने में 76 प्लस में 189 गुने में 37। ठीक है, और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस वाला उधर जाके प्लस होगा तो हम इसको कह सकते हैं
189 वर्ग माइनस में 76 का वर्ग, ये चीज़ आ गया हमारे पास। डन, चलो भाई ठीक है। अब हम इसमें लिख सकते हैं क्या चीज़, ये इस देखो इसका गुना आपको करना होगा, और गुना कितना आएगा तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो यहाँ पर आ सकता है आपका इसका 22952, ये तो इसका गुना आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये हमारे पास आ रहा होगा 6993, ठीक है, ये इसका गुना आएगा, इन दोनों को गुना कर लेना, आपका ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ की बात करते हैं, तो ये इसको हम क्या करते हैं अगले पेज में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और इसमें वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है, हम लगा देंगे फार्मूला, कौन सा वाला जो हमें आता है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं और इसको लिख लेते हैं भाई कितना कितना आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है कितना कितना 22952, ठीक है, ये आ रहा है 22952 प्लस में उसके बाद है 6993, ठीक है भाई 6993 आ गया, बराबर में हमारे पास अगर मैं y हमें कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ रहा है 189 का स्क्वायर माइनस में 76 का स्क्वायर, भाई यही चीज़ आ रहा था यहाँ पे 189 का स्क्वायर माइनस में 76 का स्क्वायर, यही आ रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, तो भाई इसको प्लस करने के लिए भाई 22952 लिखा, और यहाँ पर 3996 है, तो ये आ रहा है 3 2 5 9 5 14 का 4 हासिल 1 9 9 18 19 का 9 हासिल 1 6 2 8 1 9, और ये आ रहा है, तो इनको जोड़ा तो हमारे पास आ रहा है 29945। चलो भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। डन, ठीक है, इनको प्लस क्या ही आ गया। अब यहाँ की बात करते हैं तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा भाई y 189 माइनस में 76 और 189 प्लस में 76, ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, तो माइनस करने पे ये आ रहा है y 64639, ठीक है, और 113 आ रहा है, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब उसके बाद इसको अगर प्लस करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ रहा है 95 और 265 आ जाएगा 265, ठीक है 265 लिख दिया हमने। ओके, ये हमारे पास आ रहा है 29945। अब इस पूरे को उठा के जब नीचे लाओगे ना तो 29945 करोगे, और यहाँ पर करोगे 113 गुने में 265, ठीक है, और बराबर में y जब करोगे और इसको काटोगे तो ये प्रॉपर पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा इसको गुना करके काटोगे तो पूरा कट जाएगा, किस पे, 1 पे कट जाएगा, और आप लिखोगे y का मान 1 आ चुका है, ठीक है, y का मान 1 आंसर आ चुका है। ओके, अब इस y के मान को किसी समीकरण में रख दोगे आंसर आ जाएगा। भाई किस में रख दें हम, भाई y का मान उठा के हम क्या करते हैं इसमें रख देते हैं, ठीक है, यहाँ रख देंगे, ये 189 था आपके पास, 189 था, इस y को हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, इसको मैंने मान लिया भाई समीकरण 3 तो मान ही ली थी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस x के मान में रख देते हैं, या फिर किसी भी समीकरण में रख देते हैं ना, किस में रख दें हम, 3 में रख देते हैं। डन, 3 में रख देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं भाई x का मान, एक मिनट, y का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दो, किसी में भी, सब में आंसर आएगा, ठीक है, बस आपको ये सुटेबल चुनना है कि किस में रखे तो जल्दी आंसर आ जाए, ये चीज़ करना है, ठीक है भाई। y का मान समीकरण हमने 3 में रख दिया, रखने पर, ठीक है भाई, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, और समीकरण 3 क्या थी हमारे पास, तो समीकरण 3 हमारे पास बची थी 189x 76y और बराबर में 302 था, ठीक है भाई, ये हमारे पास है -189x प्लस में 76y, y कितना है 1 के बराबर में -302, यही चीज़ थी हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें इस 302 को इधर ले आते हैं और 189 को उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 302 प्लस में 76 बराबर में 189x आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 378, ठीक है, और बराबर में 189x है, तो मैं x यही रखता हूँ और इसको ले आता हूँ नीचे, ठीक है, और यहाँ से क्या ये कट रहा है, क्या ये कट रहा है, तो भाई बिल्कुल कट रहा है, कितने पे, 2 पे, और हम कह सकते हैं x का मान 2 आ गया,
ठीक है, x का मान 2 आ चुका है, यानी हमने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन पूरा कर लिया है कि भाई ये समीकरण थी, इसको हमने क्या किया, हमने पहले समीकरण से x का मान रखा और उसको हमने दूसरी समीकरण के अंदर डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट में थोड़ा सा गुना आपको यहाँ करना पड़ेगा, इसमें और इसमें, इतना तो बनता है, इतना तो कर ही लेना। ठीक है, बाकी इसके लिए गुना करने की जरूरत नहीं थी, इसमें क्या करना था, हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि भाई इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया और ये चीज़ आ गई और ये नीचे आके डायरेक्ट कट जा रहा है। ठीक है, और y का मान 1 आ गया, इस y के मान को समीकरण 3 में रखा तो यहाँ से हमारा x का मान भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों मान हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भाई इसमें है क्वेश्चन नंबर 8वां, जो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होगे। ठीक है, फिगर में देख पा रहे हो भाई चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, ये रहा। हाँ भाई, तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, मेन चीज़ यही है भाई, क्वेश्चन आया तो इसकी खास बात होनी चाहिए, तभी ये रिलेट करेगा आपस में, तभी आपस में इसका संबंध बनेगा। तो भाई इसमें बताऊं मैं कि भाई चक्रीय चतुर्भुज के हमेशा आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा, डन। और यहाँ भी आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। चलो भाई ठीक है, तो इसके हल में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कोण A प्लस में कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। भाई यही होगा, कोण A और C का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ABCD क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए होगा। अब यहां पर कह सकते हैं भाई A कितना है हमारे पास, तो A दे रखा है 4y। ठीक है, प्लस में 20, प्लस में C कितना है, तो -4y है, -4x है, सॉरी, ये बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। इस 20 को उठा के इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं 4y माइनस में 4x और इस 20 को उधर भेजा तो 160 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें से 4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया y माइनस एक्स बराबर में 160 आ गया। ठीक है, 4 से हम 160 को काट देंगे। ठीक है, ये 4 नीचे भाग में आ जाएगा और 4 से 160 को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने 4 से इसको काटा, 4 चौक 16, 40 आ गया, यानी हम कह सकते हैं y माइनस एक्स बराबर में 40। ये समीकरण पहली आ चुकी है। ठीक है, पहली समीकरण आ चुकी है। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, D और B को जोड़ के भी तो हम 180 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि कोण D प्लस कोण B मिल के भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, और इसका भी रीजन वही होगा कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है भाई, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं D और B, D कितना है, -7x प्लस में 5, तो हम इसको लिखेंगे -7x प्लस में 5 और प्लस में ये है 3y माइनस में 5, 3y माइनस में 5 बराबर में 180 डिग्री है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ चुका है। अब इसके बाद क्या है, 7x और 3y है, 5 से 5 हमें कटता हुआ दिख रहा है और हमारे पास अब समीकरण जो बच गए -7x प्लस 3y बराबर में 180, यानी मैं इसको लिख देता हूँ -7x प्लस 3y बराबर में 180, और ये समीकरण दूसरी होगी। तो 2 समीकरण हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों समीकरण को हल करो और x और y निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, पहला समीकरण ये था और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, ये दे रखा है y माइनस एक्स। अब इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, तो हम लेंगे समीकरण 1 से, भाई समीकरण 1 से हम कुछ निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे। यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो y का मान क्या आ रहा है, तो y का मान आ रहा है 40 प्लस में x आ गया। ठीक है, y का मान 40 प्लस में x, जो कि y यहाँ पर x को उठा के उधर भेजा, y का मान 40 प्लस में x आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है, इसको उठा के y के मान को, समीकरण 1 से y के मान को यहीं पे लिख देता हूँ, y से y के, इसको बाद में लिखेंगे, y के मान को दूसरी समीकरण में रखने पर
ठीक है, हमने क्या किया, y का मान समीकरण एक से निकाला और दूसरे में डाल दिया। ओके, तो y का मान निकाला था वो क्या था हमारे पास, -7x, तो ठीक है, प्लस में 3, और y का मान हमारा निकला था कितना, तो यहाँ से हम निकाला था 40 प्लस में x था, तो ये आ गया 40 प्लस में x बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 को अंदर गुना करेंगे, 3 को अंदर गुना करेंगे तो क्या आ रहा है, 7x प्लस में 4 तिया 12, 120 आ रहा है, प्लस में 3x आ रहा है, अब बराबर में 180 डिग्री आ रहा है। ये चीज़ आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है। अब हम देख सकते हैं 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, तो -3x बचेगा। तो हम इस -3x को क्या करेंगे, यही रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, सॉरी -3x नहीं 4x बचा है, और इसको उधर उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये उधर जाके हो सकता है 60, और x का मान आ गया -15, और इस x के मान को हम उठाकर किस में रख दे भाई, इसको उठा के किसी ऐसे समीकरण में रख दे जो छोटी समीकरण है। छोटी कौन सी वाली थी, तो छोटी समीकरण हमारी तो ये वाली थी ना, तो x का मान हम उठा के इसमें रखेंगे। तो भाई हमने क्या किया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में क्या था, तो y माइनस में -15 और बराबर में कितना आ रहा है, तो बराबर में है 40। ठीक है भाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, y प्लस 15 बराबर में 40 है, और यहाँ से हम कह सकते हैं y का मान आ गया है 40 माइनस में 15, यानी कि ये आ गया है 25। ठीक है भाई, y का मान 25 आ गया। ओके, y का मान 25 है, x का मान -15 है, और अब हमें फाइनली निकालना क्या है, तो हमें निकालना था क्या, इस चक्री चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने, मतलब कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये चारों निकालने। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं भाई कोण A क्या है, तो कोण A है 4y प्लस में 20, तो हम लिखेंगे कोण A निकालना है जो कि है 4y प्लस में 20 है, और इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने में 25 और प्लस में 20, और 25 चौके 100 और 120 कितना होगा, 120 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कोण A जो आ रहा है वो 120 डिग्री। डन। ठीक है भाई, कोण B की बारी आई है। B की बारी देखते हैं, तो B क्या है हमारे पास, 3y माइनस में 5 है। ठीक है, लिख दिया हमने 3y माइनस में 5, और इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने में 45, सॉरी 45 नहीं 25 है, और माइनस में 5, तो 25 दिया 75, और 75 में से 5 किया तो 70 बचेगा, तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 70 डिग्री आ गया, यानी कोण B जो आ रहा है वो 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कोण A हो गया, B हो गया, C की बात करते हैं। C कितना है, -4x है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं भाई C आ रहा है हमारे पास -4x है, और इसको करेंगे -4 गुने में x कितना है, तो -15, भाई x का मान तो -15 था ना। ठीक, कहाँ निकाला हमने, ये रहा। ठीक है, अब इसको -15 को 4 से करेंगे तो 15 चौके 60 डिग्री, यानी हम इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री, तो आ गया कोण C, कोण C 60 का आ गया। ठीक है, अब उसके बाद बारी आई किसकी, कोण D की, तो D में कितना है, -7x प्लस में 5। ठीक है, कोण D है -7x प्लस में 5, ये आ गया। अब इसमें हम लिख सकते हैं भाई -7 गुने में x का मान कितना आएगा, तो -15 है, तो इसको -15 लिख दिया। ठीक है, और प्लस में 5 लिख दिया। ठीक है, 15 सत्ते कितना होगा, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 सत्ते 105 प्लस का 105 होगा, माइनस माइनस प्लस जाएगा 105, और एक 5 कितना होगा, 110 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं ये आ गया 110 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को चेक करना क्या था, चेक कर लेते हैं आंसर ठीक है कि नहीं। वो चेक कैसे होगा, तो हमें पता है कि भाई ये D और B आपस में सम्मुख कोण है, एक दूसरे के आमने सामने के कोण है, उनका योग 180 होना चाहिए, और A और C का 180 होना चाहिए। तो भाई चेक करते हैं इसमें A और C 180 आ रहा है क्या, 120 और 120 और 60 180 आ रहा है। उसके बाद B और D ये भी होना चाहिए 180, तो 70 और 110 180 आ रहा है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ये भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और यही इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये प्रश्नावली भी खत्म होती है, और प्रश्नावली के साथ साथ ये वाला हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, तो हमने NCERT के सभी प्रश्नावली और उसके कंसेप्ट जो अवधारणाएं थे, जो भी चीज़ें थी, सबको कंप्लीट किया कि भाई इसमें हमने ग्राफ के द्वारा निकाला गया हल, उसकी विधि को भी कंप्लीट किया था। ठीक है, साथ में बीजगणितीय विधि थी, उसको भी हमने कंप्लीट किया। उसके अंदर कितने तरीके थे अलग अलग के, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, इन तीनों विधियों से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इसमें। और भाई ये क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट,
अगर आपने शुरू से आखिरी तक अभी तक वीडियो देख लिया है कंप्लीट, तो भाई अब तो आपके डाउट हो गए होंगे क्लियर, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउट है, या फिर इस तरह की वीडियो लाइए। आप अपने सजेशन भी दीजिए कि सर इस तरह के वीडियोस लाइए, हमारे लिए हमें ऐसे वीडियोस की डिमांड है। तो इस तरह की आप अपनी डिमांड भी रख सकते हैं, और हम लेके आएंगे इसके अलग नेक्स्ट में लाइव सेशन भी लेके आएंगे, कुछ डाउट सेशन भी लेके आएंगे, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़िए और उसके साथ साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर 2 चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए सब्सक्रिप्शन लेना है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। और साथ ही साथ आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com, ठीक है। अभी इस वेबसाइट के क्या फ़ायदा, और हाँ साथ साथ वेबसाइट के साथ साथ क्या है, मोबाइल से ऐप भी अवेलेबल है, यानी आप अपने मोबाइल पर भी इसके ऐप के द्वारा इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब भाई इसके अंदर है क्या फ़ायदा, क्या उठाएं इसमें, तो फ़ायदे वाली तो बहुत सारी बातें हैं। वो क्या, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग सेक्शन के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और वो भी अरेंज फॉर्म में, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज, ऐसा नहीं कोई डाटा कहाँ ढूंढने में बड़ी दिक्कत, भाई ढूंढने में हालत ख़राब होगी, कहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ पर पूरा कोर्स, एग्जैक्ट कोर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि भाई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि सेक्शन यहाँ पर देखो इंग्लिश मीडियम का सेक्शन लगे, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, JAIB और CAIIB, ये भी है। ये सारे सेक्शन आपके सामने अवेलेबल है, ओके। आप इसमें किसी भी सेक्शन में पढ़ते हैं, कोई भी सेक्शन का कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि आप हैं हिंदी मीडियम में, जैसे आप लोग तो हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा। 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करते ही आप देखिएगा 10वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं वो आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। और इन टीचरों में से किसी भी विषय में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप उस विषय के सामने नीचे जो लिखा है वॉच नाउ, उस पर क्लिक कीजिए और उसके पूरे कोर्स को आप देख सकते हो। और उसमें आपको अगर मान लो पुरानी कोई वीडियोस देखनी है, मान लो कि आपका कोई टेस्ट आ गया है, उसमें भाई वो लेक्चर वो वाला चैप्टर आने वाला, वो आपकी स्टडी सही से नहीं हो रखी, तो आप यहाँ आइए, उसमें आप डायरेक्ट उस चैप्टर पे आ जाएगा, उसको समझ सकते हो। या फिर आपका कोई टॉपिक छूट गया है, वो समझ में नहीं आया था, तो उसको दोबारा से वीडियोस देखिए तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लो आपको मैथ्स में कोई दिक्कत है, तो मेरे सामने वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पर आपको दिखेगा भाई पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या और बहुत से चैप्टर को हमने कंप्लीट करवा रखा है, और आप यहाँ पे आके ये सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर NCERT सॉल्यूशन, 1 शॉट वीडियोस और रिवीजन क्वेश्चन, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आप क्लिक करिएगा, इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स होंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही ऐसी वीडियोज़ आपके सामने प्ले हो जाएगी और इसका फ़ायदा बड़े आराम से उठा पाओगे, ओके। चलो भाई, बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि आप इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपके कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इनका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। आप फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका भी फ़ायदा हो, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ओके। चलो भाई, इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए, ओके। बाय, थैंक यू।